हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो जैसा कि बोर्ड के ऊपर आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि आज आपका टॉपिक होगा मानव में पोषण। ठीक है, इससे पहले हमने आपको बताया था कि अमीबा में पोषण क्या होता है, कंप्लीट पढ़ाया गया आपको अमीबा में पोषण, और पोषण क्या होता है वो भी आपको बताया गया है। स्वपोषी, परपोषी सब बता दिया गया है। आज आपको देखना है कि मानव में पोषण क्या होता है। तो पोषण के 5 चरण जो होते हैं, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और परिक्षेपण, ये बताया जाएगा। ठीक है, कि आखिर ओवरऑल खाना खाने से लेके पचने तक टोटल होता क्या है, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और डिटेल्स वीडियो अगली वीडियो बनेगी जिसमें पाचन के बारे में डिटेल्स पढ़ाया जाएगा कि पाचन में एक एक अंग के बारे में कि मुख क्या है, ग्रसनी क्या है, ग्रास नली क्या है, अमाशय क्या है, यकृत क्या है, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार, और इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये छोटी सी वीडियो बन रही है केवल मानव में पोषण क्या है। ठीक है, जैसे कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि मानव में पोषण। ठीक है, तो आइए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए कि मानव में पोषण क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पोषण का अर्थ है, ये जो लिखा है न्यूट्रिशंस, ठीक है ना, लिखा है पोषण। तो पोषण का कोई एक छोटी परिभाषा नहीं होती है। हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया कि पोषण क्या है। पोषण का तात्पर्य है आपका कि जो भोजन आप मुख में लेके जाते हैं उसको हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण प्रक्रिया। ठीक है, और जब वह भोजन पेट में जाता है तो वह पचता है तो उसे बोलते हैं पाचन। जब भोजन पच जाता है तो जीव द्रव्य द्वारा उसका अवशोषण कर लिया जाता है, फिर अवशोषण कर लिया जाता है, फिर उस भोजन का हो जाता है क्या, स्वांगीकरण। जब यह जीव द्रव्य में विलीन होकर मिल करके ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को, तो स्वांगीकरण कहते हैं। और इसके बाद जो भोजन नहीं पचता है, जो अपचित भोजन हो जाता है, वह शरीर से बाहर जाता है तो उसको हम बोलते हैं परिक्षेपण। तो इस तरीके से पोषण में 1 2 3 4 5 कुल 5 चरण होते हैं। तो इन 5 चरण का जो योग होता है ना, इन 5 चरणों का जो योग होता है टोटल, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोषण। तो पोषण कोई एक छोटी सी डिफिनेशन नहीं होती है कि पोषण किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे यही कि भोजन खाने से लेकर के पचने और शोषण स्वांगीकरण होने तक, और इसमें जो लास्ट में ऊर्जा प्रदान होती है, तो इस पूरी प्रक्रिया के योग को आप क्या कहते हैं, पोषण करते हैं। हालांकि पोषण की एग्जैक्ट डिफिनेशन इस फर्स्ट वीडियो में लिखा दी गई आपको। ठीक है, तो यहाँ तो बस आपको बता रहे हैं कि एक्चुअली पोषण है क्या और पोषण कितने चरणों में हो रहा है। तो मानव में जो पोषण है वो 5 चरणों में हो रहा है। हालांकि इससे पहले आपको अमीबा में पोषण बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि पांचों के बारे में मानव के अंदर देखते हैं। हालांकि हमने अमीबा के बारे में देखा था 5 हेडिंग, लेकिन अब हम देखेंगे मानव के अंदर कैसे होता है। ठीक है, तो एक एक 2 हेडिंग आपको करके बताते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने लिख दिया अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण। इसके बाद एक हेडिंग बचेगी लास्ट में परिक्षेपण। ठीक है ना, 5 चरण होते हैं, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और परिक्षेपण। तो आइए देखते हैं कि अंतर्ग्रहण क्या है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि भोज्य पदार्थ को या भोजन को मुख के अंदर ले जाना क्या है, अंतर्ग्रहण है। देखिए, भोजन को मुख के अंदर ले जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं आप, अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है ना, ये तो बहुत नॉर्मल से था कि भोजन को मुख के अंदर ले जाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, अंतर्ग्रहण बोलेंगे। ठीक है, अब पाचन क्या है, तो भोजन के जटिल एवं अघुलनशील अणु। भोजन कैसे होते हैं, जो होते हैं जटिल और अघुलनशील होते हैं। तो इन जटिल एवं अघुलनशील अणु को कुछ एंजाइम और अम्ल की सहायता से, कुछ एंजाइम्स और अम्ल, अब हालांकि यहाँ पे एंजाइम और अम्ल के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। जब इससे अगले वीडियो में पाचन डिटेल्स पढ़ाएंगे तब आपको एंजाइम्स और अम्ल और जूस की जानकारी दी जाएगी। ठीक है ना, तो कुछ एंजाइम्स और अम्ल की सहायता से सरल एवं घुलनशील, पहले जटिल था और अघुलनशील था, फिर उसको सरल एवं घुलनशील अणुओं में तोड़ा जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, पाचन। या बहुत सिंपल सी भाषा में समझिए तो जो भोजन होता है वो बहुत ही जटिल होता है, वो उसे कोशिकाएं पचा नहीं सकती हैं। तो उन जटिल भोजन को सरल भोजन में तोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है, पाचन होती है। बहुत सिंपल सी लॉजिक है कि जटिल भोजन को सरल भोजन में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, और यह प्रक्रिया किसके माध्यम से संपन्न हो सकती है, एंजाइम्स और अम्ल की सहायता से संपन्न हो सकती है। तो इसलिए पूरी जानकारी को इसमें बता दिया गया है। अगला देखिए कि अब एक्चुअली वो भोजन है क्या, तो भोजन के रूप में आप खाते क्या है। देखिए, आप पोषक तत्वों में 6 पोषक तत्व ग्रहण करते हैं।
पहले समझिएगा क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं भोजन से, फिर आप प्रोटीन लेते हैं जो भी भोजन कर रहे हैं आप, और फिर आप उससे वसा लेते हैं, और इसके बाद है विटामिन्स, आप विटामिन्स भी ले रहे हैं, फिर आप खनिज ले रहे हैं, और फिर आप जल ले रहे हैं। आप 6 प्रकार के पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। लेकिन ये जो 3 पोषक तत्व देख रहे हैं, ये जो 3 पोषक तत्व देख रहे हैं, इनका पाचन नहीं होता है, इनका पाचन नहीं होता है, ठीक है ना। आप समझिएगा कि तो इसका मतलब फिर क्या हुआ सर जी, तब ये कहाँ जाते हैं, इनका पाचन नहीं होता है बल्कि इनका डायरेक्ट अवशोषण होता है। हमारी कोशिकाएं जो है इन्हें डायरेक्ट अवशोषित कर लेती हैं, इनको पचाती नहीं है, क्योंकि ये खुद ही सरल होते हैं, ठीक है ना। जब ये सरल होते हैं तो इनका डायरेक्ट क्या कर लेता है, अवशोषण, पाचन नहीं होता है इनका। अच्छा, तो ये जो 3 पोषक तत्व बचे हैं, इनका क्या होता है, अवशोषण की पाचन, तो इनका होता है पाचन, ठीक है ना। तो इनका पाचन होता है, इसीलिए पाचन में 3 ही चीज बताई जाएगी आपको कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, खनिज, विटामिन और जल का क्या होता है, अवशोषण, और इसका क्या होता है, पाचन। तो पाचन का मतलब होता है कि ये जटिल है, तभी तो इन्हें सरल में तोड़ा जाएगा तो जाके पचेगा। देखिएगा कार्बोहाइड्रेट जो है वो जटिल है, जब इसे तोड़ा जाएगा एंजाइम्स और अम्ल की सहायता से तो ये पचेगा। जब पचेगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि इसे शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज के फॉर्म में आ गया, कब, पचने के बाद ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है। और प्रोटीन पचता है तो किस फॉर्म में आता है, अमीनो अम्ल में आ जाता है। और वसा पचता है तो किस रूप में आता है, वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये 3 है जिसका पाचन होता है, ये जो 3 है इनका अवशोषण होता है। और जब ये सरल तत्वों में तोड़े जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट एक जटिल पदार्थ है, जब इसे सरल में तोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है ना, ग्लूकोज यानी शर्करा। और फिर प्रोटीन को तोड़ा जाएगा तो अमीनो अम्ल बनेगा, और वसा को तोड़ा जाएगा तो वसीय अम्ल बनेगा। ये चीजें जो है इनको कोशिकाएं हमारी अवशोषित कर सकती हैं, अमीनो अम्ल को, वसीय अम्ल को और ग्लूकोज को क्या कर सकती हैं, अवशोषित कर सकती हैं। ये बहुत जटिल नहीं होते हैं, ठीक है ना, इनकी तुलना में ये ज्यादा जटिल है, तो इनको कोशिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती थी। लेकिन जब इनको थोड़ा सा तोड़ दिया जाएगा सरल तत्वों में तो इनको कोशिकाएं क्या कर सकती हैं, अवशोषित कर सकती हैं। आगे देखते हैं कि अब इसके बाद अवशोषण क्या है। 2 स्टेप हो गया, अंतर्ग्रहण और पाचन, अब होगा अवशोषण। और हाँ, पाचन जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है और गुदाद्वार तक, सॉरी छोटी आंत तक, ठीक है ना। पाचन जो कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से शुरू होता है और छोटी आंत तक कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही हो जाता है, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है। पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। तो अब देखते हैं अवशोषण। तो जब पाचन छोटी आंत में होगा तो अवशोषण भी लास्ट में ही जाके होता है, छोटी आंत में, ठीक है ना। तो छोटी आंत में उपस्थित कुछ रुधिर एवं लसिका कोशिकाएं होती हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं हालांकि, तो उसमें मध्यांतर और शेषांतर वाले भाग में कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो छोटी आंत में उपस्थित रुधिर एवं लसिका कोशिकाएं होती हैं जो पचे हुए भोज्य पदार्थ, अब पचे हुए भोज्य पदार्थ कौन है, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है और वसीय अम्ल है। पचे हुए भोज्य पदार्थ को अवशोषित करके यकृत में पहुंचाया जाता है। समझ रहे हैं कि सबसे पहले जब खाना छोटी आंत में पच जाता है तो उसको कोशिकाएं होती हैं, रुधिर कोशिकाएं और लसिका कोशिकाएं, ये क्या काम करती हैं कि रक्त के माध्यम से इसे पहुंचाती है यकृत के अंदर। अब यकृत क्या काम करता है कि देखिए, जहां पर कुछ पदार्थों का पुनः संचयन होता है, यानी जब यह पदार्थ है जो पचे हुए हैं या यकृत के अंदर जाते हैं तो यकृत उन्हें क्या करता है कि पुनः संचयन करता है। पुनः संचयन का मतलब है कि जो ग्लूकोज, पचा हुआ भोजन जो ग्लूकोज है, यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट से पचा हुआ भोजन जो ये ग्लूकोज था, इस ग्लूकोज को फिर से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। कौन, यकृत जो होता है हमारा, जो हमारा यकृत होता है वो इसे पुनः ग्लाइकोजन में बदल देता है। और जो अमीनो अम्ल होता है यह क्या है, अमोनिया तथा यूरिया में बदल दिया जाता है, ठीक है ना, अमोनिया तथा यूरिया में बदल दिया जाता है। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की आवश्यकता से अधिक जब शर्करा, ये देखिए शर्करा ग्लूकोज, जब हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक शर्करा मिल जाती है तो यह शर्करा को यकृत क्या काम करता है कि ग्लाइकोजन में बदल देता है। आवश्यकता से अधिक शर्करा मिल जाती है तो यकृत क्या काम करता है, उससे ग्लाइकोजन में बदल के अपने अंदर रख लेता है। अब जब हमको जरूरत पड़ती है, शर्करा की कमी महसूस होती है हमारी बॉडी में, तो यकृत इस ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देता है और शरीर की आवश्यकता शर्करा की पूर्ति हो जाती है, ठीक है ना। शरीर में जो भी आवश्यकता है शर्करा की यानी ग्लूकोज की, वो पूर्ति हो जाती है। और यह क्या काम करता है कि जब शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या ज्यादा हो जाती है,
शरीर में जब अमीनो अम्ल की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उससे ये यकृत क्या काम करता है कि अमोनिया में तोड़ देता है और फिर अमोनिया यूरिया में टूट जाती है, जिसको जो शरीर से मूत्र के रूप में क्या जाता है, बाहर जाता है। ठीक है ना, मूत्र के सहारे शरीर से यूरिया बाहर जाती है क्योंकि यह हानिकारक पदार्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो और पुनः क्या होता है, फिर पुनः रक्त के माध्यम से पचे हुए भोज्य पदार्थ, यही जो है ग्लूकोज और ये अमीनो अम्ल, पचे हुए भोज्य पदार्थों को प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। ये तो जो एक्स्ट्रा हमारे शरीर में ग्लूकोज जाता है उसको ग्लाइकोजन में बदलते हैं, संपूर्ण ग्लूकोज को नहीं। हम भोजन खा रहे हैं, हमें जरूरत थोड़ी सी शर्करा की थी, हम ज्यादा शर्करा खा लिए, तब वो शर्करा क्या करेगी, जाके शरीर में नुकसान करती। तो यकृत का काम करता है कि उस शर्करा को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है ताकि वो हमको नुकसान न करे, और अमीनो अम्ल को बदल देता है अमोनिया में। ठीक है ना, जो अगर हमारे पास ज्यादा अमीनो अम्ल बन जाएगा, ज्यादा ग्लूकोज बन जाएगा, तब ऐसा होता है। ठीक, और जो बाकी नॉर्मली अमीनो अम्ल की हमें जरूरत है और ग्लूकोज की हमें जरूरत है हमारी कोशिकाओं को। ठीक है, तो और बाकी जो पुनः होता है, जो बचा हुआ है, उसे रक्त के माध्यम से पचे हुए भोज्य पदार्थ को प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है रक्त के माध्यम से, जिससे कोशिकाएं अवशोषित करके ऊर्जा प्रदान करेंगी और कोशिकाओं का वृद्धि और विकास होगा। तो आगे आइए देखते हैं कि स्वांगीकरण क्या है। ठीक है ना, स्वांगीकरण तो पचे हुए भोज्य पदार्थ जीव द्रव्य में विलीन होकर, विलीन मतलब घुल जाना, पचे हुए जो भोज्य पदार्थ है, अब भोज्य पदार्थ कौन पचा हुआ है, यही अमीनो अम्ल और ग्लूकोज, जो शुरू में था, ये ग्लूकोज और अमीनो अम्ल, ये वसी अम्ल जो भी है, ये सब पचे हुए भोज्य पदार्थ है। तो पचे हुए भोज्य पदार्थ जीव द्रव्य में घुलकर ऑक्सीकरण प्रक्रिया के पश्चात वृद्धि एवं विकास के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या काम करते हैं, ग्लूकोज और वसा दोनों ऊर्जा ही प्रदान करती है। वसा भी हमारे शरीर में ऊर्जा का ही काम करता है, लेकिन वह एक लंबी प्रक्रिया है। तो विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा अमीनो अम्ल फिर से प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता करता है शरीर के अंदर। ठीक है, अमीनो अम्ल पुनः प्रोटीन के निर्माण में भी सहायता करता है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, स्वांगीकरण। ठीक है ना, नीचे जगह नहीं थी इसलिए हमने नहीं लिखा, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण का एकदम छोटी डिफिनेशन है कि जब पचे हुए भोज्य पदार्थ जीव द्रव्य में जाकर विलीन होते हैं तो वह ऑक्सीकरण प्रक्रिया के पश्चात ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कि साफ बात है कि ऊर्जा का प्रदान करना क्या है, आपका स्वांगीकरण है। ठीक है, तो लास्ट है वैक्षेपण। ठीक है ना, तो वैक्षेपण क्या है कि जो भोजन नहीं बचा है, आप खाए हैं दाल चावल, तो उस दाल चावल रोटी सब्जी के अंदर जो रस के रूप में था, रासायनिक लिक्विड के रूप में था, जो पोषक तत्व थे, लेकिन जो ठोस कचरा बचा है उसका क्या होगा, वो थोड़ी पचता है, वो तो लिक्विड फॉर्म में चीजें पचती हैं। ठीक है ना, वो जो ठोस भोजन होता है, रोटी चावल दाल सब्जी, वो नहीं पचता है, उसके अंदर जो जूस होता है केमिकल फॉर्म में, वो हमारे शरीर के अंदर आता है। प्रोटीन वसा ग्लूकोज ये सब कोई ठोस चीजें नहीं है, सब लिक्विड में होती हैं। तो जो कचरा आप बचाए हैं अपने पेट में खा करके, उससे यानी कहते हैं अपचयित भोजन, यानी वह पचता नहीं है। तो अपचयित भोजन को शरीर से यानी गुदा द्वार के माध्यम से अपने शरीर से बाहर कर देते हैं अपचयित भोजन को। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं आप क्या, वैक्षेपण। तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, इसको बता दे रहा हूँ आपको कि अपचयित भोजन को या ठोस अपचयित भोजन को शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैक्षेपण करते हैं, और यह गुदा द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, यह रहा आपका पूरा ओवरऑल क्या है, मानव में पोषण है। तो लास्ट में जब आप भोजन यहाँ से खाए हैं, मुख के अंदर भोजन ले गए हैं, और स्वांगीकरण प्रक्रिया में क्या हुआ है कि आपको ऊर्जा प्राप्त हो गई है, तो भोजन खाने से लेके और ऊर्जा प्रदान करने तक की टोटल प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आप पोषण बोलते हैं। तो मानव में पोषण क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल पूरा खाना खाने से लेके पचने तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक्चुअली जो पाचन होता है, अब ये पाचन के बारे में डिटेल्स पढ़ा जाएगा। अभी आप पढ़े हैं पोषण के बारे में, पाचन नहीं पढ़े थे आप पढ़े थे मानव में पोषण। अब पढ़ेंगे आप मानव में पाचन कैसे होता है। तो पाचन के लिए डेफिनेशन तो यही मिलेगी आपको कि भोजन के जटिल और अघुलनशील अणुओं को सरल और घुलनशील अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन होती है। तो पाचन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग बनाए गए हैं, और एक अंग नहीं, एक कई सारे अंग हैं। तो जब कई सारे अंग मिलेंगे तो एक समूह बनाएंगे, तो उन समूह को हम कहते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन में भाग लेने वाले सभी अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो वह पाचन तंत्र के भी दो भाग होते हैं, एक आहार नाल होता है और एक पाचन ग्रंथि होती है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जबरदस्त टॉपिक है एकदम, जिससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि पाचन क्रिया क्या है, और पाचन का पूरा सचित्र वर्णन कीजिए। एकदम एग्जाम में 10th एग्जाम में हर हाल में आना ही आना है, और कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन में पाचन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं।
जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो बनाई गई थी सिर्फ किसमें, मानव में पोषण में। अब इसके अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा क्या कि एंजाइम क्या है, अम्ल क्या है, कौन सा जूस निकल रहा है, पित्त क्या है, पित्ताशय क्या है, अग्नाशय क्या है, कहाँ शर्करा है, कैसे क्या बन रहा है, क्या टूट रहा है, सब बताया जाएगा आपको डिटेल्स वीडियो में। ठीक है ना, कितने एंजाइम है, कौन एंजाइम किसको तोड़ता है, भोजन कितनी देर पेट में रहता है, छोटी आंत में कितनी देर रहता है, अमाशय में कितनी देर रहता है, सारे के सारे क्वेश्चन, मजेदार जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तो तब तक आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो आप इसे नोट करिए, पढ़िए, और जो लोग वीडियो में अंत तक बने थे कृपया वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दें, और जो चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ जाना चाहिए, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, तो मस्त रहिए, एंजॉय करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।